Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the Saudi Arabia and Pakistan के पर्सपेक्टिव से है। प्रेजेंट समय के अंदर बोथ कंट्रीज के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है एज ए क्लोज अलाई के रूप से सेटअप है, जिसमें इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर भी कोऑपरेशन है, सिक्योरिटी सेक्टर का जो पार्टनरशिप है वो भी एग्जिस्ट करता है, और रिलीजियस एंगल से भी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का क्लोजनेस है। रिसेंटली बोथ नेशंस के द्वारा एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को साइन किया गया। तो फर्स्ट आपके लिए जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है वो क्या है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इस पैक्ट के थ्रू कोऑपरेशन को कैरी आउट किया जाएगा बोथ नेशंस के द्वारा, और उस पैक्ट का जो इम्प्लीकेशन है क्या हमारी कंट्री के ऊपर भी किसी तरीके का रहेगा। तो फर्स्ट हम पैक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में रीड करते हैं। स्टूडेंट्स, जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है उसके अंदर में फोर्सेज के जॉइंट कोऑपरेशन के बारे में कहा गया कि बोथ कंट्रीज का जो फोर्सेज हैं जॉइंट कोऑपरेशन को कैरी आउट करेंगे। जॉइंट कोऑपरेशन मींस यहाँ पे आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के द्वारा पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के जो पर्सनल्स हैं उनको ट्रेंड किया जाता है, और यहाँ पे जो क्लोज रिलेशन है वो सेटअप हो सकेगा। एक जो प्रोविज़न है वो यहाँ पे जॉइंट डेटरेंस के पर्सपेक्टिव से है कि अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो बोथ कंट्री का जो फोर्सेज है उस जॉइंट डेटरेंस प्रोविज़न के थ्रू उस डिफेंड है वो करेंगे उस अटैक को। इस तरीके का जो प्रोविज़न है वो आपने नाटो के अंदर में रीड किया होगा। नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है यूएस के लीडरशिप के अंदर है, और मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट हैं, जिससे कि रशियन जो एक्सपेंशन है उसको डिफेंड है वो किया जा सके। तो नाटो के अंदर में हम कलेक्टिव डिफेंस के बारे में रीड करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो जॉइंट डेटरेंस है उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया है। बोथ कंट्री का फोर्सेज है वो उसको अटैक को है डिफेंड करेंगे। क्या स्टूडेंट्स, सऊदी अरेबिया अर्लियर फेज के अंदर भी पाकिस्तान को अपना सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। जैसे स्टूडेंट्स, जब न्यूक्लियर वेपन का जो डेवलपमेंट था तो उस दौरान में पाकिस्तान को जो फंड है वो सऊदी अरेबिया के द्वारा ही प्रोवाइड किए गए थे। तो आप देखिए कि न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में फंड का जो अवेलेबिलिटी है वो सऊदी अरेबिया के थ्रू हुआ है। क्या इससे पहले भी पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं सऊदी अरेबिया को किसी तरीके का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करती हैं। जैसे स्टूडेंट्स, जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पे इस्लामिक जो होली साइट्स हैं मक्का और मदीना वो सिचुएटेड हैं। तो होली साइट्स के रिगार्डिंग में पाकिस्तान का एक क्लोज रिलेशन है जो सऊदी अरेबिया के साथ में है। कौन सा दो साइट हैं वो सिचुएटेड हैं, मक्का एंड मदीना है, मक्का एंड मदीना है। 1960 के समय जब इजिप्ट के द्वारा यमन के वहाँ पे अटैक किया गया था, तो आप देखिए कि उस यमन अटैक के दौरान में ऐसा उस समय एनालाइज हुआ कि जो इजिप्ट का फोर्सेज है मक्का एंड मदीना के वहाँ पे भी अटैक को कैरी आउट कर सकते हैं। तो उस समय पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेज हैं वो सऊदी अरेबिया को सेंड किया गया था। 1979 के समय जब ईरानियन रिवॉल्यूशन का समय है तो उस समय भी आप देखिए कि जो फोर्सेज का जो क्लोजनेस है वो उस समय भी देखने के लिए मिला। ईरान के द्वारा किसी तरीके से सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक है वो ना किया जाए। अब इस पैक्ट को अब प्रेजेंट समय में जो साइन किया गया है वेस्ट एशिया के रिगार्डिंग में, क्या यहाँ पे जो सिंबोलिज्म के रूप से ये कर सकता है, क्या यहाँ पे मैसेज का डिलीवरी है वो हो सकता है। प्रेजेंट समय के अंदर में आप देखिए कि ईरान के द्वारा जिस तरीके से अपने एटॉमिक प्रोग्राम को इंक्रीज किया गया है, तो ईरान का जो कंटिन्यूस एटॉमिक प्रोग्राम के रिगार्डिंग में जो टेंशन है वेस्ट एशिया के अंदर में, तो ईरान को भी डिफेंड करने का कोशिश किया गया, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर स्टेट है, अपना जो न्यूक्लियर वेपन है वो सप्लाई कर सकता है सऊदी अरेबिया को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है जो अदर एरियाज के लिए स्प्रेड हुआ है, स्पेशली वेस्ट एशिया के अंदर में इजराइल हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उसका स्प्रेड होना, कहाँ कहाँ पे इजराइल के द्वारा अटैक को कैरी आउट किया गया है लास्ट 1-2 ईयर्स के अंदर में। तो आप देखिए कि इजराइल के द्वारा ईरान के अंदर में भी अटैक को कैरी आउट किया गया। ईरान के बाद में आपको लेबनान के अंदर देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे हजीबुल्ला सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट में है वो इजराइल के। पैलेस्टाइन के वहाँ पे अटैक किया गया, पैलेस्टीनियन एरिया में अटैक किया गया। इसके अलावा आपको जो कतर का जो एरिया है अभी जो रिसेंटली जिस तरीके से कतर के वहाँ पे अटैक हुआ है जिसको इंडिया के द्वारा भी कंडेम है वो किया गया। और स्टूडेंट, सीरिया के अंदर में कतर के अलावा सीरिया के वहाँ पे कल हमने रीड किया था कि सीरिया का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे ईरान की फोर्सेज का प्रेजेंस है। और यमन के अंदर में, यमन जहाँ पे हौती जो रेबल्स हैं वो ऑपरेट हैं वो किया करते हैं।
तो वेस्ट एशिया के लिए तो इस तरीके का मैसेज का डिलीवरी है कि ईरान को भी काउंटर करने का कोशिश है और इजराइल का भी जो अटैक्स है वो अदर पार्ट के लिए ना वहाँ पे एक्सपेंड हो। अगर हम बात करें हमारे जो कंट्री है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने कहा है कि इस पैक्ट को हम एनालाइज करेंगे, क्या ये हमारे यहाँ पे जो हमारे लिए जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको क्रिएट कर सकता है, उसको भी हम जो एनालाइज है वो किया जाएगा हमारे डिप्लोमेटिक सेक्टर के द्वारा, डिफेंस सेक्टर के द्वारा। क्या हमारे कंट्री ने भी किसी नेशन के साथ में इस तरीके का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है उसको साइन किया है कभी रिसेंटली? आप देखिए कि प्रीवियस पास्ट के दौरान में 1971 के समय एक इसी तरीके का एक सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा जो हमने रशियंस के साथ में किया था। रसिया के साथ में हमने उस समय एक एग्रीमेंट को साइन किया था जिसमें आप देखिए कि कंप्रीहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी है, किसी भी डोमेन के अंदर में अगर कोई वहाँ पे डेंजर क्रिएट होता है तो उस समय उसके रिगार्डिंग में जो कोऑपरेशन था वो 1971 के उस एग्रीमेंट के अंदर में, जिसमें म्यूचुअल कंसल्टेशन के थ्रू जो थ्रेट है उसका रिमूवल किया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा 71 का जो एग्रीमेंट था। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया का इंडिया के पर्सपेक्टिव से किस तरीके का इम्पोर्टेंस है, तो आप देखिए कि हमारे जो रिलेशंस हैं अर्लियर फेज से ही एग्जिस्ट किया करते हैं। काफ़ी बार हम मेरी टाइम सेक्टर के रिगार्डिंग में रीड करते हैं कि कैसे जो मिडिल ईस्ट से जो ट्रेडर्स हैं वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के लिए आया करते थे। और जो प्रोजेक्ट मौसम है, प्रोजेक्ट मौसम हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर में जो एंशियंट समय के जो ट्रेड रूट्स हैं जो कि वेस्ट एशिया से जो ट्रेडर्स आया करते थे तो उनको रिवाइवल का एक प्रोजेक्ट है। ये शो करता है कि एंशियंट समय से कैसे हमारा मिडिल ईस्ट एरिया के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो रहा है। ये हमने क्यों मेंशन किया, क्योंकि एक मेरीटाइम सेक्टर के रिगार्डिंग में भी न्यूज़ है वो यहाँ पे मेंशन है। सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं वो डेवलप्ड होते हैं 2006 के समय में। 2006 के समय में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आता है और उन्हीं रिलेशंस को फिर आगे अपग्रेड है वो किया गया 2010 के समय जब रियाद डिक्लेरेशन के थ्रू। रियाद कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया का कैपिटल है रियाद। रियाद डिक्लेरेशन के थ्रू जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसके रूप से इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो रिलेशन है वो सेटअप हुआ। एनर्जी सेक्टर, एनर्जी का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में भी एक इम्पोर्टेंट सप्लायर है सऊदी अरेबिया। हमारा जो वाइट कॉलर जॉब है, जो ब्लू कॉलर जॉब है, उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। और आप देखिए कि ट्रेड के रिगार्डिंग में भी एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। इंडिया सऊदी अरेबिया का सेकंड इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो सऊदी अरेबिया है फिफ्थ इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ब्लू कॉलर जॉब के बारे में रीड किया। ब्लू कॉलर जॉब है वो क्या होती है? कोई भी लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर हुआ करता है उसके अंदर में अगर आपका वर्क है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर के अंदर में आपका वर्क है तो उसको ब्लू कॉलर जॉब से बोला जाता है। हमारे काफ़ी सारे ऐसे लेबर वर्कर्स हैं जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के वहाँ पे विजिट करते हैं, जो रेमिटेंस के अंदर में पैसा है उसको सेंड किया करते हैं। अब ये हमने पैक्ट के बारे में देखा। अब आप देखिए कि पाकिस्तान का जो रियलिटी है वो क्या है। क्यों हमने ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू वहाँ पे जो अटैक को कैरी आउट किया था, अटैक इसी वजह से किया गया था हमारी फोर्सेज के द्वारा वहाँ के जो टेररिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको, क्योंकि कंटिन्यूस एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स को वो कैरी आउट करते हैं। और यहाँ पे बताया गया, ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर ये न्यूज मेंशन था कि पाकिस्तान आर्मी के द्वारा एडमिट किया गया है कि उनके जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ऑर्डर दिया था कि आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पर्सनस को जो कैजुअलिटी हुआ था उनके जो लास्ट राइट्स हैं, जो फ्यूनरल का सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं वो प्रेजेंट रहे हैं। पाकिस्तान में ही आप देखिए कि जैसे मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, इन टेरर ग्रुप्स जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कंटिन्यूस ह्यूमैनिटी को थ्रेट करते हैं, उनके जो बेसेज हैं वो सिचुएटेड हैं। रिसेंटली हमने फंडिंग के बारे में भी देखा था कि कैसे फ्लड सिचुएशन को यूज करते हुए वहाँ पे फंड रेज किया गया है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वे के थ्रू, जिससे कि इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का जो बेसेज है उनको फिर से बिल्ड है वो किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम रीड करें तो उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में है। कंटिन्यूस जो टोरेंटियल रेनफॉल है वो रिसीव हुआ। रेनफॉल रिसीव होने की वजह से फ्लैश फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ है और डिस्ट्रक्शन भी वहाँ पे देखने के लिए मिला है। अब आपको बेसिकली आप देखिए कि रेनफॉल के बारे में हम कंटिन्यूस रीड कर चुके हैं, कैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक रोल प्ले करता है, कैसे हमारे जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे डिफ़िकल्ट टेरेन है, वहाँ का फ्रेजाइल सिचुएशन एक रोल प्ले करता है।
और हमारे जो वाटर बॉडीज हैं वो किस तरीके से चोक्ड हैं, उनको कंटिन्यूस क्लीन है वो नहीं किया जाता। वाटर बॉडीज के नियर बाई एरियाज में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे डिस्ट्रैक्शन का एक रीजन बनता है कभी वहाँ पे अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट के दौरान में। फिर आप देखिए कि यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो चमोली डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन आप जरूर से देख लेना, जो उत्तराखंड है उसके नॉर्दर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है और चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। आपने हो सकता है आपको ये ना पता हो, चाइना के साथ में जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। वैसे मेजरली जो बॉर्डर शेयर किया जाता है उत्तराखंड के द्वारा वो नेपाल के साथ में है। नेपाल के साथ में स्पेशली यहाँ पे जो कुमायूं का जो रीजन है वो अपना मेजरली बॉर्डर है वो शेयर करता है। और इसी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप देखिए कि जो वैली ऑफ फ्लावर एक नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है स्टूडेंट्स? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, वो सिचुएटेड है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के अलावा जो चिपको मूवमेंट जो आप रीड करते हो, हमारे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट है। तो चिपको मूवमेंट है वो भी इसी रीजन से स्टार्ट हुआ था। कुछ रिलीजियस प्लेसेज हैं वो भी वहाँ पे सिचुएटेड हैं, जिसमें बद्रीनाथ है। सिखिज्म के अकॉर्डिंग में जो हेमकुंड साहिब है वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैरी टाइम का जो हमारा हेरिटेज जो कॉम्प्लेक्स है वो डेवलप होने वाला है लोथल के अंदर में, उसके लिए विजिट करेंगे आने वाले समय में। तो लोथल कहाँ पे है? लोथल है गुजरात के अंदर में। लोथल कहाँ है स्टूडेंट्स? गुजरात में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेरी टाइम ट्रेड है उसके रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट ये डेस्टिनेशन हुआ करता था। क्या वहाँ पे एविडेंस हैं कि वहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड है वो एग्जिस्ट किया करता था उस दौरान में? तो क्या डॉकयार्ड्स उस एरिया में मिले हैं? लोथल का क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अगर आपको नहीं पता है लोथल का फाइंडिंग्स के बारे में तो आपको जानकारी होना चाहिए, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन है वो पूछता है। अभी तो आप देखिए कि 100 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, मेंस के एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुछ आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, इसके जो एविडेंस है वो कहाँ से मिले हैं, गार्लिक का एविडेंस कौन सा सिटी से, कौन सा जो साइट है उससे मिला है, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। वो साइट मेंशन कर दी जाएंगी, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा साइट है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस के पर्सपेक्टिव से है। कल का हमने जो वर्ल्ड का जो पेज था वहाँ पे रीड किया था, यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा जो इंडिया है उसको भी जो ड्रग ट्रैफिकिंग का जो कंट्रीज हैं उसके अंदर में इंक्लूड किया गया। हमारे कुछ इंडियन पर्सन हैं जिनको कि वहाँ पे अरेस्ट किया गया था कि उनके द्वारा जो फेंटेनाइल है, फेंटेनाइल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, फेंटेनाइल क्या होता है? एक वन काइंड ऑफ ड्रग है जिसको कि पेन्स के रिगार्डिंग में भी यूज करते हैं, पेन के रिलीफ के रिगार्डिंग में भी। और आप देखिए कि ड्रग है जिसको कि लैब के अंदर ही बनाया जाता है, लैब के अंदर ही इसका मैन्युफैक्चरिंग है वो हुआ करता है। क्या है ड्रग का नेम? क्या है? फेंटेनाइल है ड्रग का नेम। और लैब के अंदर ये बनता है, नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नहीं यूज होते हैं। यूएस के अंदर में ये बैन है, मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर में ये बैन है। काफ़ी बार पेन रिलीफ के रिगार्डिंग में इसका यूज है वो हुआ करता है। जैसे आप देखिए कि ओपियम है, हीरोइन है, उसी तरीके से ये इम्पैक्ट करता है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स के सप्लाई के अंदर में जो पर्सन थे उनके वीजाज को यहाँ पे रिवोक किया गया है यूएस अथॉरिटीज के द्वारा। कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था कि हमारा जो नारकोटिक ब्यूरो है उनके द्वारा, आप देखिए कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर में जो 3 कंट्रीज हैं, वेस्टर्न साइड के अंदर में 3 कंट्रीज कौन से हैं? ईरान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। इन कंट्रीज को क्या बताया गया है? डेथ क्रिसेंट। क्रिसेंट क्या होता है? इस तरीके से जो आप देखिए कि मून जो बनता है उसको क्रिसेंट बोला करते हैं। और यहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर में जो 3 यहाँ पे कंट्रीज हैं, कौन से? म्यांमार है, म्यांमार के अलावा लाओस है, थाईलैंड है, उनको डेथ ट्राइंगल है वो बताया गया। पहले इनको गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रिसेंट बोला करते थे, अभी नारकोटिक ब्यूरो के द्वारा इनको डेथ के रूप से बताया गया कि कैसे ड्रग ट्रैफिकिंग फिर इम्पैक्ट है वो करता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें मीडिया के पर्सपेक्टिव से है, अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में एक डिफामेशन का केस था। वहाँ पे जो न्यूज रिपोर्ट है उसको, उसके रिगार्डिंग में आप देखिए रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। एक और न्यूज़ है अडानी ग्रुप के रिगार्डिंग में, हिंडनबर्ग नाम का एक जो जो रिपोर्ट उनके अगेंस्ट में आया था, उसके उसके रिगार्डिंग में उनको क्लियर चार्जेस हैं वो दिए गए हैं। एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए कि प्रेस के रिगार्डिंग में एक इंडेक्स निकलता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये मई के मंथ के समय रिलीज होता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स।
तो इस इंडेक्स के अंदर में इंडिया का जो रैंकिंग है वो कितना है? अभी 2025 का जो इंडेक्स आया था, इंडिया का जो रैंकिंग है 151 है। इसके द्वारा निकाला जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रिलीज करता है। 151 इंडिया का रैंकिंग है वो रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रेड लाइट का जो एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से है कि उन लोगों का जो राइट्स हैं वो कैसे वो यहाँ पे इंश्योर हैं वो कर सकें। एक ऑर्गेनाइजेशन है दरबार महिला समन्वय कमेटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कभी आप अपना कोई आपसे आप देखिए कि कोई मेंस के अंदर में या एथिक्स के पेपर के अंदर में इन जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप कोट कर सकते हो। 30 ईयर्स से कंटिन्यूस ये कमेटी है वो वर्क करता है कि रेड लाइट एरिया के अंदर में जो वर्कर्स हैं उनको किस तरीके से उनका जो डिग्निटी लाइफ है वो इंश्योर हो सके, उनको भी जो राइट्स हैं वो यहाँ पे मिल सकें। हमारे कंट्री के अंदर में आप देखिए कि जो रेड लाइट एरियाज में जो वर्कर्स हैं उनको कौन सा जो एक्ट है वो यहाँ पे रेगुलेट करता है, कौन सा एरिया उनको कौन सा जो एक्ट है उसको गवर्न करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 23 के अंदर में ट्रैफिकिंग है उसको बैन किया गया है, चाहे चाइल्ड का हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो किसी भी फॉर्म के अंदर में। हमारे कंट्री में एक इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है, एक एक्ट है, कौन एक्ट का नाम क्या है? इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है। तो इस एक्ट के द्वारा गवर्न है वो किया जाता है। 2023 के समय जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इनको एज ए इनफॉर्मल वर्कर्स के रूप से। फिर आप देखिए कि 2011 का एक केस है जिसमें इनको राइट टू डिग्निटी है उसको भी रिकॉग्नाइज है वो किया गया है। स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 है आपका, जिसमें डिफरेंट आपको जो फंडामेंटल राइट्स वो मिली हैं। जिसमें आपको एक राइट है कि राइट टू मूवमेंट, कि आप अपना जो कंट्री है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट का मतलब है कंट्री के इंटरनल मूवमेंट को बताया गया है कि इनसाइड एरिया का मूवमेंट है। तो आपको जो राइट टू मूवमेंट है इनसाइड द कंट्री, इस मूवमेंट के अंदर में क्या आप रेड लाइट एरिया के अंदर भी आपको परमिशन है या रेड लाइट एरिया को एक एक्सेप्शन कैटेगरी के अंदर में रखा गया है ग्राउंड के जो रीजनेबल ग्राउंड्स होते हैं उसके बेसिस के ऊपर में मूवमेंट की रिगार्डिंग में। तो ये आप एक बार रीड कर लेना आप लक्ष्मीकांत बुक से, क्योंकि आर्टिकल 19 में जब राइट टू मूवमेंट को आप रीड करोगे वहाँ पे क्लियरली जो मेंशन है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडिटोरियल्स हैं। फर्स्ट एडिटोरियल नेपाल के पर्सपेक्टिव से है कि नेपाल में आप देखिए कि एक मूवमेंट होता है, इंटरिम जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो पावर के अंदर में आते हैं। 2006 के समय भी ऐसा ही जो कन्फ्लिक्ट है वो हुआ था, वहाँ पे मोनार्की को अबोलिश किया गया, फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी है वो एग्जिस्टेंस में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, काफ़ी बार वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम हो चुका है। तो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे रूल को एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, क्यों वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो एग्जिस्ट नहीं होते हैं? स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस से जब भी वर्क करते हैं कि वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट हो जो इंस्टीट्यूशंस अपना जो वर्क है उसको कैरी आउट करें। अगर इंस्टीट्यूशन सर्वाइव करेंगे तो आप देखिए कि डेमोक्रेसी है वो ऑलरेडी सर्वाइव करेगा उस कंट्री के अंदर में, चाहे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वहाँ पे UPSC जैसा कोई इंस्टीट्यूशन हो जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर में रिक्रूटमेंट करे, या वहाँ पे कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन जो अपना क्रेडिबिलिटी है उसके लिए जाना जाए। अब इंटरिम जो गवर्नमेंट पावर में आई है उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि उनके द्वारा इस चीज़ का भी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्यों वहाँ पे मूवमेंट हुआ, मिस गवर्नेंस, करप्शन, और आप देखिए कि नेपोटिज्म को जो रीजन बताया गया है। उसके अलावा जो कंसर्न्स ये भी रेज करता है या ऐसा कभी भी फिर मूवमेंट होगा, कभी भी आप देखिए कि कुछ पर्सन्स को वहाँ पे बताया जाएगा, चाहे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू या ऑफलाइन मीडियम के थ्रू, और लोग मूवमेंट करेंगे और गवर्नमेंट का फॉल है वो रहेगा। तो जो लेजिटिमेसी है, लेजिटिमेसी का जो डिमांड है उसको भी यहाँ पे चेक करने का ज़रूरत है कि क्यों यहाँ पे मूवमेंट है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फार्मर्स के बारे में है कि रबी का जो सीजन है, रबी का जो सोविंग जो हुआ करता है, उससे पहले आप देखिए कि उनको खरीफ का जो क्रॉप है उसको कट करना होता है और कुछ समय का ही टाइम पीरियड है वो मिला करता है। फिर मशीन के साथ में कटिंग होता है, तो मशीन का जो कटिंग है तो आप देखिए कि वो ग्राउंड से काफ़ी अप एरिया के अंदर में जो कट करता है फसल को, जिससे कि काफ़ी सारे जो उसके स्टेबल्स हैं वो फील्ड के अंदर ही रहा करते हैं। उस स्टेबल्स को काफ़ी बार जो फार्मर्स हैं वो बर्न कर देते हैं, क्योंकि जल्दी से उनको अपना खेत है वो प्रिपेयर करना होता है। रबी क्रॉप का जो सोइंग का समय है फिर जाने लगता है। मोर अगर सर्दी का समय आएगा तो आप देखिए कि क्रॉप का जो
प्रोडक्टिविटी है, जो जो वहाँ पे उगने के अंदर भी इम्पैक्ट है वो करता है। तो ये जो प्रैक्टिस है वो आपको काफ़ी बार पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान का भी कुछ पार्ट है वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फार्मर्स को क्यों हम यहाँ पे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, जो क्लीन एयर को वायलेट हैं वो करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो क्लीन एयर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मल्टी कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म विजन का रिक्वायरमेंट है। किसी इमीडिएट आपको जो रिलीफ है वो नहीं मिल सकता है। अगर आपको कंप्लीट स्टेबल बर्निंग का प्रॉब्लम को डील करना है तो एक लॉन्ग अप्रोच का रिक्वायरमेंट है। हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं हाफ हार्ट के साथ में इस तरीके का अप्रोच को कैरी आउट करती हैं, इसी वजह से हमें जो डिजायरेबल रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट नाम का एक इंस्टीट्यूशन लास्ट 4 ईयर्स में एग्जिस्टेंस में आया है। बट 4 ईयर्स में एग्जिस्टेंस आने के बाद में भी अभी आप देखिए कि इंडिपेंडेंट वे के अंदर में इसका वर्क है, उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स हैं। अभी रिसेंटली जो व्हीकल्स को बैन करने का ऑर्डर दिया गया था इसी कमीशन के द्वारा दिल्ली के अंदर में, एयर पोल्यूशन को कैसे यहाँ पे डील किया जाए, कोई नॉन पॉलिटिकल अप्रोच यहाँ पे रहे और कंप्लीट ट्रांसपेरेंट मैनर में इंस्टीट्यूशंस अगर वर्क करेगा और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर प्लानिंग किया जाएगा तो इस तरीके का जो एयर का जो पोल्यूशन है जो दिल्ली के अंदर में विंटर्स के अराइवल में होता है वो उसको रिजोल्व है वो किया जा सकता है। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा कि मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है इसके इसके डोमेन के अंदर में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उन सबको इंक्लूड किया गया है। क्योंकि ये कोई स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, सभी एरियाज को इंक्लूड करते हुए इसको हम रिजोल्व हैं वो कर सकते हैं। इंडिया ने आप देखिए कि कभी कभी जब अटैक किए गए थे इजरायली डिफेंस फोर्सेज के द्वारा, जब लेबनान के अंदर में अटैक किया गया तो उसको हमारी फोर्सेज के जो लीडर्स हैं उन्होंने उसको प्रेज है वो किया था। बट अभी जो रिसेंटली कतर के जो दोहा के अंदर में जो अटैक हुआ है उसको क्यों इंडिया ने कंडेम है वो किया है यहाँ पे, और क्यों हमें ये जो म्यूचुअल शिफ्ट है हमारा जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है उसमें ये दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि इंडिया ने कतर का जो सोर्निटी है उसके वायलेशन के रूप से इसको देखा। हमारा जो म्यूचुअल पोजीशन है उसमें भी ये शिफ्ट क्रिएट करता है, क्योंकि कतर का जो इम्पोर्टेंस है वो डिफरेंट है हमारे लिए। जब ईरान में अटैक हुआ एससीओ के द्वारा उसको कंडेम किया गया तो इंडिया ने उस एससीओ का जो आउटकम है उससे अपने आप को डिसोसिएट है वो किया गया था, जो ईरान का जो न्यूक्लियर साइट्स वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कतर क्यों डिफरेंट है, कतर इस वजह से डिफरेंट है कि हमारा जो लार्ज डायस्पोरा है, लार्ज जो डायस्पोरा है उसका प्रेजेंस होता है कतर के अंदर में, जो कि आप देखिए कि रेमिटेंस अपना जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं, रेमिटेंस में भी हमको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो पर्सनल रिलेशन है, हमारे जो लीडर्स के जो पर्सनल रिलेशंस है कतर के साथ में वो भी काफ़ी बेटर सिचुएशन में है। तो पर्सनल रिलेशन से एक यहाँ पे रीजन है। क्रूशियल सप्लायर है, हमें क्रूशियल सप्लायर है, स्पेशली आप देखिए कि गैस का जो एलएनजी गैस हुआ करती है, लिक्विड नेचुरल गैस, उसका क्रूशियल सप्लायर है कतर। और गल्फ कंट्रीज के रिगार्डिंग में ये कंसर्न्स को रेज करता है इस तरीके से कतर के वहाँ पे अटैक को कैरी आउट करना इजराइल के द्वारा। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स बताए गए हैं जिसकी वजह से इंडिया ने इसको कंडेम है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें महाराष्ट्र के फार्मर्स हैं वो कंटिन्यूस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्मर्स का प्रोटेस्ट इस वजह से है कि ओनियन का जो प्राइस है वो डिक्लाइन हुआ है मार्केट के अंदर में, और ओनियन का प्राइस उनको बेटर मिल सके, जो उनका मोर ओनियन का आप देखिए कि प्रेजेंस अगर रहेगा तो मार्केट में प्राइस है वो डिक्लाइन करेगा। ओनियन जो आप देखिए कि महाराष्ट्र जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, ओनियन कौन से सीजन का क्रॉप है, रबी क्रॉप है, खरीफ का क्रॉप है? ऑल सीजन का ये क्रॉप है, हर समय इसको उगाया जाता है। अलग अलग रीजन्स में ये प्रैक्टिस अलग अलग समय आपको मिलेगा। तो ओनियन के बारे में था। हमारा इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ओनियन का क्या था, श्रीलंका इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन था, बांग्लादेश इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन था, बट उन कंट्रीज ने अलग नेशंस के साथ में फिर अप्रोच अपना जो ट्रेड है वो किया है। फिर यूएस के पर्सपेक्टिव से है, यूएस के इस न्यूज़ से पहले आप देखिए कि इस सिचुएशन को कैसे डील किया जा सकता है, ओनियन का इस सिचुएशन को। एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एग्जिस्टेंस में आया था, तो उस फंड के थ्रू जो पैसा है वो फार्मर्स को दिया जाए, गवर्नमेंट ने वो फंड इसी वजह से लेके आए थे कि वोलेटाइल मार्केट कंडीशन है उसको डील किया जा सके। यूएस का चाहबार पोर्ट के रिगार्डिंग में जो उनको जो सैंक्शन का जो वेवर दिया गया था उसको रिवोक किया जा सकता है यूएस के द्वारा। चाहबार पोर्ट इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्यों इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हमने
जो अफगानिस्तान के साथ में हमें ट्रेड करना है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में जो ट्रेड करना है, उसका एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है चाबार पोर्ट। लास्ट ईयर हमने फिर से एग्रीमेंट साइन किया है, 10 ईयर का हमने जो फिर से जो चाबार पोर्ट का एक्सेस है वो मिला है। तो चाबार पोर्ट आप देखिए कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के रूप से आया था, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के रूप से 2016 के समय में। क्या स्टूडेंट्स ये गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में है, या आप देखिए कि जो पर्शियन गल्फ है उसमें सिचुएटेड है चाहबार पोर्ट? ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसको बताना लोकेशन को इसका देखते हुए। पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है चाहबार पोर्ट का। यूएस ने पहले जो यहाँ पे सैंक्शंस है उससे वेवर दिया था, उससे जो रिलीफ है वो प्रोवाइड किया गया था, बट अब यूएस है जो कर सकता है यहाँ पे सैंक्शन इसके भी अगेंस्ट में लगा सकता है। एक तो इंडिया का जो ट्रेड वहाँ से कैरी आउट होता है, और यूएस का आप देखिए कि यहाँ पे यही कहना है कि रसिया के साथ में जो ऑयल है अगर वहाँ से कम परचेज हो तो रसिया आप देखिए कि जो यूक्रेन वॉर है उसको भी रोक सकता है। ये यहाँ पे यूएस के जो लीडर हैं उनका यहाँ पे मानना है। हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है कि अफगानिस्तान के अंदर में एक जगह है, अफगानिस्तान में एक जगह है बेग्राम। बेग्राम एक बेस हुआ करता है, बेसिकली एयरपोर्ट जो सिक्योरिटी फोर्सेज का बेस होता था, कभी वो रशियंस का बेस होता था, फिर आप देखिए कि यूएस का फोर्सेज जब अफगानिस्तान में आती हैं तो उनका भी ये बेस बना है। तो फिर से उसको लिया जा सकता है, ऐसा भी एक न्यूज़ वर्ल्ड के पेज के ऊपर में मेंशन था। वर्ल्ड के रिगार्डिंग में न्यूज़ को अगर हम बात करें, एंतीफा नाम का एक जो जो यहाँ पे ग्रुप है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकता है यूएस आने वाले समय में। एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप देखिए कि सिक्योरिटी जो टॉक्स हैं वो कंटिन्यूस हैं, जिसमें सीरिया और जो इजराइल के जो डिफरेंसेज हैं उसको भी रिजोल्व किया जा सके। सदर्न सीरिया के अंदर में जो इजरायली फोर्सेज का प्रेजेंस है। थाईलैंड एंड कंबोडिया जिनका कि बॉर्डर एरिया में डिफरेंसेस थे, अब आप देखिए कि वहाँ पे बताया गया है कि थाईलैंड कैसे ब्लॉकिंग कर रहा है फैमिलीज को, ये कंबोडिया ने एलिगेशंस लगाए हैं। और ताइवान और यूएस के द्वारा आप देखिए कि अंडर वाटर के रिगार्डिंग में एक ड्रोन है उसको डेवलप किया गया, अंडर वाटर ड्रोन है उसको डेवलप है वो किया गया है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जून जुलाई के समय में, जिसमें क्या था एग्रीमेंट ये था कि वहाँ से जो माइग्रेंट्स हैं, इलीगल माइग्रेंट्स जो इंग्लिश चैनल के थ्रू यूके के वहाँ पे पहुँचते हैं उनको वापस से डिपोर्ट किया जाएगा। तो आप देखिए कि ये बेसिकली एग्रीमेंट के थ्रू फर्स्ट पर्सन है उनको डिपोर्ट किया गया है। पहले यूनाइटेड किंगडम ने रवांडा के रिगार्डिंग में भी एक एग्रीमेंट को साइन किया था कि जो रवांडा नाम का जो कंट्री है वहाँ पे फाइनेंस फंड भी देगा और उन लोगों को जो इलीगल वे में एंट्री करते हैं वहाँ पे उनको सेंड है वो करेगा। जो यूके का अर्लियर गवर्नमेंट का वो प्रपोजल था। कतर के द्वारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अप्रोच किया गया कि क्यों उनका जो सोवरेन एरिया है उसके ऊपर में जो अटैक हुआ है इजराइल के द्वारा क्यों अटैक है वो किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूक्रेन के द्वारा रशियन जो रिफाइनरी है उसके अटैक के बारे में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक न्यूज़ को हमने डिस्कस नहीं किया, एक न्यूज़ जो डिस्कस नहीं की वो है सऊदी अरेबिया की लोकेशन के बारे में। कौन कौन से कंट्री हैं जो सऊदी अरेबिया के साथ में एरिया शेयर करते हैं, तो हमें एक बार उन कंट्रीज को रिवाइज कर लेते हैं कि आप देखिए कि रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो कंट्री यहाँ पे एरिया शेयर करता है, वेस्टर्न पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं सऊदी अरेबिया के रिगार्डिंग में। सबसे पहले वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए रेड सी है जो अपना एरिया शेयर करता है। रेड सी के बाद में जॉर्डन नाम का कंट्री है जो कि आप देखिए कि इजराइल के ईस्टर्न पार्ट में है जॉर्डन। और गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू जो गल्फ ऑफ अकाबा है उससे इजराइल भी है, और इजराइल के अलावा इजिप्ट भी है जो मेरीटाइम एरिया शेयर करते हैं। फिर इराक है नॉर्दर्न पार्ट में, फिर इराक है, इराक के बाद में कुवैत है, इराक के बाद में कुवैत है, कुवैत के बाद में आप देखिए कि पर्शियन गल्फ है। बहरीन, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात है वो जो ईस्टर्न पार्ट में है। और ओमान और जो यमन है, ओमान और यमन है वो सदर्न के अंदर में है। पता क्या होना चाहिए, ईरान डायरेक्टली एरिया है वो नहीं शेयर करता। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।